हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं रिकेप के साथ साथ एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की आई हुई एक और धमाकेदार हॉरर फिल्म नो वन गेट्स आउट अलाइव को, जिसकी एंडिंग काफी कंफ्यूजन से भरी हुई है और इसे लेकर आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हुए होंगे, खास करके उस क्रिएचर को लेकर जिसकी हिस्ट्री और डिटेल आपके पास बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो मैं नॉवेल से लेकर उस क्रिएचर तक की डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, ताकि आपको ये फिल्म काफी डीप मीनिंग के साथ बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए अब एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं इस फिल्म की उन सारी की सारी डिटेल्स को। लेकिन उससे पहले मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो कहानी का पूरा फोकस अंबर नाम के कैरेक्टर पर होता है, जो कि एक इमिग्रेंट्स है और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका आई है, वो भी इनलीगल तरीके से, जिसके पास किसी भी तरीके का पेपर वर्क नहीं है। इसलिए अंबर अमेरिका के क्रेबरलैंड में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, खास करके अपनी आइडेंटिटी को लेकर, जिसका उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। और अगर उसके पास प्रूफ नहीं होगा तो उसे इस शहर में कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए वो एक कपड़े की फैक्ट्री में डेली सैलरी के हिसाब से काम करती है, यानी कि उसका ज्यादातर तो काम कैश से ही चलता है। लेकिन जिस होटल में वो रहती है, अब वो होटल वाला भी उसके बहानों से तंग आ गया है, जब उसे होटल में बिना आइडेंटिटी कार्ड के रहने की और परमिशन नहीं दे सकता। यानी कि अंबर के पास घर भी नहीं है, जिसकी उसे सख्त से सख्त जरूरत है। इसलिए अंबर अपनी फैक्ट्री में लंच के वक्त बोर्ड पर लगे हुए छोटे से पैम्पलेट को देखती है, जिस पर चीप रेंट के साथ साथ सिर्फ औरतों को ही रहने की परमिशन दी गई है। और अंबर को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सीधे उस घर को देखने के लिए चली जाती है, जिस घर के ओनर का नाम रेड है, जो अंबर को घर दिखाकर पहले तो इसकी सैलरी के बारे में पूछता है कि उसे सैलरी मंथ में मिलती है या फिर डेली बेसिस पर। तो एम्बर उसका जवाब ईमानदारी से देकर खुद ही को फंसा लेती है, क्योंकि रेड उससे यहाँ पर रहने का एडवांस मांग लेता है, वो भी डिपॉजिट के साथ। और अब एम्बर के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो रेड को रेंट के साथ साथ डिपॉजिट दे देती है। साथ ही साथ एम्बर को ये भी पता चलता है कि वो इस घर में दूसरी औरत है। उसके पहले इस घर में प्रेजा नाम की लड़की आई है, जिसे प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती और वो ज्यादा लोगों तक मिलती जुलती नहीं, बल्कि काफी ज्यादा परेशान और रात को रोती रहती है, मानो जैसे उसके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं इस घर में रहने के अलावा। जिससे एक दो बार गलती से एम्बर की मुलाकात होती है और प्रेजा उसे नसीहत रेड से दूर रहने की देती है, यही कहकर कि वो अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन एम्बर को फिलहाल तो वहाँ पर रेड के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसके पहले इस घर में सिमोना नाम की लड़की भी रहती थी, जो इस घर से किसी भी कीमत में निकलना चाहती थी। लेकिन फिलहाल तो उसकी भी कंडीशन ठीक नहीं थी, जिस बारे में वो अपने पिता से भी बात कर रही थी। लेकिन अचानक से उसे कुछ आवाजें आने लगती है, वो भी इसी घर के बेसमेंट से, जो सिमोना साफ साफ सुन सकती है। और फिर लाइट की फ्लक्चुएशन और पैरों के फुट के निशान उसे लाइट में नजर आते हैं। लाइट बंद हो जाने के बाद वो निशान गायब हो जाते हैं। साथ ही साथ इस घर में बटरफ्लाईज भी काफी सारी दिखती है, जिनका मतलब आपको आगे पता चलेगा। इसके अलावा इस घर में एक स्टोन का बना हुआ बॉक्स भी है, जिस बॉक्स में से आवाजें आती है। और जब सिमोना उस बॉक्स को देख रही होती है, तो उसके पीछे हम एक औरत की आत्मा को भी देख सकते हैं, जो उसकी गर्दन दबाकर उसे सीधे अपने पास खींच लेती है। और सिमोना के मरते के साथ में ही इस घर की रखी गई डेड बटरफ्लाईज में से एक बटरफ्लाई जिंदा हो जाती है। यानी कि इस घर में जो कोई भी मरता है वो बस सिंपली बटरफ्लाई बन जाता है। कैसे, तो वो सभी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसलिए सीधे आ जाते हैं अंबर के कैरेक्टर पर, जिसके घर में के होने की अपीयरेंस, वहाँ की स्पिरिट्स साफ साफ देख सकती है कि अब घर में कुछ और नए लोग आ गए हैं। लेकिन फिलहाल तो इसका अंदाजा अंबर के कैरेक्टर को नहीं, बल्कि शायद से प्रजा को है, जो उससे पहले इस घर में आई थी। इसलिए एक रात वो अचानक से बिना बताए घर से गायब हो गई, जिसकी पूछताछ रेड से अंबर करती है कि प्रजा कहाँ है। तो रिप्लाई में उसे रेड जवाब यही देता है कि उसने शिफ्ट कर लिया है। कहाँ, वो बात उसे नहीं था। लेकिन बीच बीच में अंबर को प्रजा के चले जाने के बाद भी किसी औरत की चीखने और मदद की गुहार लगाने की आवाज सुनाई देती रहती है। लेकिन वो श्योर नहीं है कि इस घर में वो आवाज प्रजा की ही है या फिर किसी और औरत की, जिन्हें लेकर अंबर पुलिस के पास तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, क्योंकि इससे प्रॉब्लम में वही पड़ेगी, क्योंकि वो इस शहर में आई हुई इमिग्रेंट्स है, वो भी इनलीगल तरीके से, जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसी डॉक्यूमेंट के चक्कर में उसने अपने कजिन से झूठ बोला है, जो उसकी माँ का दूर दूर का रिश्तेदार है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पहचान है। और इस कैरेक्टर का नाम है ब्रेटो, जिसकी वाइफ और बेटा कार्लोस बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है अंबर से, जिनसे मिलने के लिए वो एक अच्छा खासा ट्रैवल कर उनके घर पर जाती है, जहाँ पर ब्रेटो उसे ठंड मौसम के हिसाब से जैकेट देता है अपनी वाइफ का, क्योंकि अंबर इन सभी महंगी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके अलावा ब्रेटो ने अंबर के लिए जॉब भी देख रखी है, लेकिन इस जॉब के लिए उसे अपना आइडेंटिटी कार्ड लाना होगा, जिसे लेकर उसने अपने अंकल को यही झूठ बोला है कि उसका आइडेंटिटी कार्ड टेक्सास का है, इसलिए उसे ये जॉब काफी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन सच कुछ और ही है, क्योंकि अंबर अमेरिका की नहीं बल्कि मैक्सिको की रहने वाली है, इसलिए उसे
जल्द से जल्द इनलीगल तरीके से ही खुद की आइडेंटिटी बनानी है, जिसमें उसकी मदद उसी के साथ काम कर रही किंजी देने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, क्योंकि दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लेकिन जिस एजेंट को किंजी ने ये काम दिया है, उस एजेंट ने पहले $1000 की बात की थी, लेकिन अब वो $3000 की बात कर रहा है। इसलिए एम्बर को ज्यादा से ज्यादा काम कर पैसे इकट्ठे करने हैं। लेकिन ये चीज फ्राइडे तक पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्राइडे एम्बर को इंटरव्यू के लिए जाना है। इसलिए पहले तो वो रेड के पास जाकर डिपॉजिट वापस मांगती है, जिसका एक्सक्यूज रेड उसे यही देकर देता है कि इस घर के रेनोवेशन में वो सारे के सारे पैसे खर्च हो गए हैं और अगर कोई नए टेनेंट आते हैं तो वो उनके डिपॉजिट से निकालकर उसे डिपॉजिट वापस कर देगा, लेकिन तब तक के लिए उसे इसी घर में रहना होगा, जिसके लिए एम्बर मान भी जाती है, क्योंकि एम्बर ने फिलहाल तो अब तक घर में हो रही सुपरनैचुरल चीजों को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया है, सिवाय अपनी माँ के सपनों की, जिन सपनों में अब उसे वही स्टोन बॉक्स नजर आता है जो इसके पहले सिमोना को नजर आया था और उसकी डेथ हो गई। इसी के साथ साथ हमें एम्बर के पास्ट के बारे में ये भी पता चलता है कि उसकी माँ की बीमार तबीयत के चलते एम्बर ने अपने फ्यूचर पर होल्ड लगा दिया था, यानी कि अपने बड़े सपनों पर, जिस कारण से वो पूरी तरीके से ग्रेजुएट नहीं हो पाई और अब यहाँ आने के बाद वो नाइट क्लास भी लेने की सोच रही है, जिसका फैसला एम्बर ने अपनी माँ की डेथ के बाद लिया था, क्योंकि जिस शहर में थी यानी कि मैक्सिको में, वहाँ पर उसके सपने बिल्कुल भी पूरे नहीं हो रहे थे और खर्चे भी ज्यादा थे। इसलिए एम्बर ने अमेरिका आकर अपने जीने को नई दिशा देने की सोच ली है, जिसके लिए उसे अच्छा खासा स्ट्रगल करना होगा, जो कि वो इस शहर में आने के बाद कर भी रही है। लेकिन जिस फैक्ट्री में वो काम करती है वहाँ पर वो इतनी ज्यादा फास्ट नहीं हुई कि वो कपड़ों पर अच्छी सिलाई लगा सके, इसलिए उसका बॉस उसे काम से ना निकालते हुए बॉक्स पैकिंग के काम में डाल देता है, इसी वार्निंग के साथ कि वो अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाए, वरना हालात आगे चलकर उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेंगे। लेकिन अब एम्बर की दोस्त किंजी जो उसकी मदद कर रही है, वो एम्बर की इस हालत को देखकर यही कहती है कि बाकी के पैसे वो मिलाकर उस एजेंट को दे देगी, ताकि एम्बर को अच्छी नौकरी लग जाए और जब उसका करियर बन जाएगा तो वो पे बैक किंजी को उसकी मदद कर सकती है। और फिर क्या, एम्बर किंजी की ये बात सुनकर उसे $1000 दे देती है, जिसके रिप्लाई में किंजी उसे यही कहती है कि वो जल्द से जल्द उसका पेपर बनाकर उसे फ्राइडे से पहले दे देगी, जिस बात से एम्बर काफी खुश अपने घर पर चली जाती है। जिसके बाद हमें रास्ते पर यही दिखाया जाता है कि एम्बर के आगे जाने से पीछे की स्ट्रीट्स की लाइट्स बंद हो रही है और उस लाइट में उसकी माँ की सोल भी वहाँ पर खड़ी हुई है, मानो जैसे वो बस अपनी बेटी को घूर रही है। इसके अलावा किंजी घर पर आने के बाद एक अननोन शख्स को भी उसी घर के बेसमेंट के दरवाजे की तरफ देखती है, जो अपने सर को उस डोर से पीट रहा था। और इसके पहले एम्बर ने उस बेसमेंट के दरवाजे के पास जाकर कुछ अजीब चीजें भी देखी थी, जैसे कि किसी के हाथ के खरोचने के निशान और कुछ राख, जिसका उस टाइम पर उसे कोई भी मतलब समझ नहीं आता। लेकिन रेड उसे आकर यही बात साफ साफ बताता है कि घर के ड्राइंग रूम और घर के बेसमेंट में जाना सख्त मना है, जिस बात को एम्बर ज्यादातर तो इग्नोर ही करती है। इसके अलावा उसी रात एम्बर उस घर में आए हुए अननोन शख्स को देखकर सीधे अपने कमरे की तरफ आती है, तो वो उसी वक्त एम्बर के कमरे के बाहर आकर डोर को जोर से नॉक करता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे दरवाजे के बाहर की लाइट भी फ्लक्चुएट होती है। और फिर जब रात के वक्त रेड घर पर वापस रिटर्न आता है तो एम्बर उससे बात करने के लिए जाती है, जिस बीच वो किचन में घर में आई हुई 2 और लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम आर्या और दूसरे का पेट्रा है, और वो दोनों ही प्रोफेशनली प्रोस्टिट्यूट है, जिनके प्रोफेशन से एम्बर को कोई भी लेना देना नहीं। और फिर रेड के वहाँ पर आते ही वो रेड से सवाल पूछती है कि यहाँ पर सिर्फ औरतों को ही अलाउड है, तो फिर घर में रेड के अलावा एक और आदमी कौन है, जिसका जवाब रेड यही कहकर देता है कि वो उसका बड़ा भाई बेकर है, जो दिमाग से थोड़ा पागल है और कभी कभी उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, इसलिए एम्बर को उसे इग्नोर कर देना चाहिए। जिसके बाद एम्बर वहाँ से सीधे जब अपने कमरे में जाने ही वाली होती है तो ड्राइंग रूम के दरवाजे को खुला दे वो सीधे वहाँ पर अंदर चली जाती है, जहाँ जाने के बाद उसे कई सारी पुरानी एज़टेक की हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें नजर आती है, साथ ही साथ रेड और उसके भाई की बचपन की फोटो के अलावा उसके माता पिता की तस्वीर भी, जिनका नाम मैरी और आर्थर था। इसके अलावा उस फोटो में वो दोनों उसी स्टोन बॉक्स के पास बैठे हुए हैं जो एम्बर की ड्रीम में आता है, जिसे देखकर एम्बर काफी ज्यादा चौंक जाती है और उस जगह से बाहर निकल जाती है। लेकिन इसी हड़बड़ी में उसके हाथ से रेड के पेरेंट्स की वो फ्रेम गिर जाती है, जिससे पहले तो उसे ऐसा ही लगता है कि शायद रेड ने वो आवाज सुन ली होगी, लेकिन कोई भी वो आवाज नहीं सुनता। इसके अलावा एम्बर उस कमरे में रेड के पिता की दूसरी तस्वीर को पेन से ब्लर किया हुआ भी देखती है, मानो जैसे रेड अपने पिता से काफी ज्यादा नफरत करता था। और वहीं पर एक टेप रिकॉर्डर भी चल रहा था, जिसमें गॉड्स को लेकर सैक्रिफाइस की बात की जा रही थी, जिससे उन्हें नया जीवन मिलेगा और उस जीवन में वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और फिर बाकी की 2 इम्पोर्टेंट चीज, कुछ नॉवेल्स, एज़टेक की हिस्ट्री से रिलेटेड और एज़टेक के वेपन भी वहाँ पर रखे हुए होते हैं, जिनसे हमें फिल्म की कहानी का थोड़ा बहुत हिंट मिलता है। शायद आपको भी मिला होगा, अगर नहीं मिला तो ये वीडियो आपकी वो सारी की सारी टेंशन को दूर कर देगा। खैर, तो अगले दिन एम्बर का जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना और अपनी दोस्त किंजी को कॉल करना, जो उसके कॉल का आंसर ही नहीं देती, यानी किंजी ने एम्बर को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे ले लिए और अब वो उसका फोन बिल्कुल भी नहीं उठा रही। जिसके बाद एम्बर वहाँ से सीधे फैक्ट्री जाती है और अपने बॉस से किंजी की घर की डिटेल्स मांगती है, जो उसका बॉस उसे बिल्कुल भी ऑफर नहीं करता, जिस कारण से एम्बर अपने बॉस को चिल्लाती है और वो बदले में उसे नौकरी से निकाल देता है। यानी कि अब एम्बर पूरी तरीके से टूट चुकी है और उसकी बस एकमात्र उम्मीद रेड ही बचा है, जो उसके डिपॉजिट के पैसे उसे देकर थोड़ी बहुत
बहुत राहत तो दे ही सकता है ताकि उन पैसों से अंबर अपनी लाइफ को फिर से रिस्टार्ट कर दे। और फिर रेड उसे दिलासा देते हुए यही कहता है कि नई लड़कियों के आने की वजह से उसके पास डिपॉजिट जमा हो गया है जो वो उसे सुबह बैंक से निकाल कर लाकर दे देगा। जिस बात को सुनकर अंबर को थोड़ी राहत मिलती है और वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि जब अंबर शावर कर रही थी तो उसे वहाँ पर बाथटब के होल से किसी औरत के चिल्लाने और मदद मांगने की आवाज सुनाई दे रही थी। साथ ही साथ पर्दे के पीछे उसे किसी औरत की परछाई भी नजर आती है, जिसे हटाने के बाद वो परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। और अंबर के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, जिससे वो थोड़ी बहुत डर चुकी है, या फिर ये बस उसके दिमाग का वहम ही है, जो यकीन में तब बदलता है जब वो अपने कमरे में अपनी माँ के वॉइस मेल को सुन रही होती है, जिसमें उसकी माँ अपनी बेटी को यही कह रही थी कि उन्हें हॉस्पिटल में नींद नहीं आती और उनकी बेटी को बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर अपनी माँ से मिलने आना चाहिए। और इसी वॉइस मेल के बीच हम वहाँ पर एक बटरफ्लाई को भी उड़ते हुए देखते हैं, जिसे अंबर अपने हाथों से कुचलकर मारती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वो बटरफ्लाई फिर से जिंदा होकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है। और अंबर को ये चीज भी अब काफी ज्यादा अजीब लग रही है। और फिर जंप स्केयर दिखाते हुए हमें वहाँ पर अंबर की माँ दिखाई जाती है और फिर अंबर की नींद खुलती है, जो बस एक सपना ही देख रही थी। लेकिन अब सपने के बाद वो ये नोटिस करती है कि उसके बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ है, जहाँ खड़े होने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि सामने से कोई भागकर सीधे उसके रूम में आ गया है, जो काफी ज्यादा डरी हुई है, यानी कि एक सोल जो किसी दूसरी सोल से बहुत ही ज्यादा डर रही है और उससे मदद की डिमांड भी कर रही है। जिसके तुरंत बाद वहाँ पर दूसरी आत्मा आती है मैरी की, यानी कि रेड की माँ, जो उस औरत को यही कहती है कि अगर उसने टाइम पर उसे प्रिपेयर नहीं किया तो आर्थर उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, यानी कि मैरी का पति जो ये सब कुछ काम अपनी वाइफ से करवा रहा था। जिसके बाद उन दोनों सोल्स में झगड़ा होता है, यानी कि मारपीट, जिसे घसीटते हुए मैरी अंबर के कमरे से सीधे बेसमेंट की तरफ ले आती है और ये सब कुछ अंबर अपनी आंखों से देख रही थी। जिसके बाद बेसमेंट के पास जाकर जब अंबर उस औरत की आत्मा को देखती है तो वो वहाँ पर रहम की भी मैरी से मांग रही थी। जिसके तुरंत बाद उस बेसमेंट से काफी बड़ा हाथ निकलकर उस औरत को अंदर खींच लेता है, जिसे देखकर अंबर इतना ज्यादा डर जाती है कि वो अपनी पैकिंग शुरू करती है, अपने कजिन बेटो तक को कॉल कर सारी की सारी डिटेल दे देती है। और हाँ, भूत की इन कहानियों को बिना मेंशन किए, यानी कि वो अपनी सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। जिसके बाद बेटो से पुलिस की मदद लेने के लिए कहता है, लेकिन अंबर उसे मना कर देती है कि इन सब में वो पुलिस को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं कर सकती और वो अपना सारा सच बेटो को बता देती है। साथ ही साथ वो उससे पैसे की डिमांड भी करती है, जिस मदद के लिए वो मान जाता है और उसे सलाह खतरों से दूर रहने की देता है, वो भी तब तक जब तक वो उससे मिलने ना आ जाए। यानी कि अंबर उसे एड्रेस दे देती है जहाँ पर वो स्टे कर रही है। जिसके बाद अंबर वहाँ से सीधे रेड के पास जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर रेड नहीं बल्कि उसका भाई बैरिक नजर आता है, जो बिल्कुल ठीक है। और वह अंबर को यही कहता है कि सुबह आकर वो उसके भाई से बात कर ले, जो फिलहाल तो घर पर नहीं है। लेकिन अंबर अब एक भी दिन इस घर में रुकना नहीं चाहती, इसलिए वो बाहर दूसरे होटल्स को ढूंढना शुरू कर देती है और कहीं पर भी उसे बिना कार्ड के जगह नहीं मिलती। और अब उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे, इसलिए हारती हुई उम्मीद में वो अपनी माँ के उसी पुराने रिकॉर्ड को सुनती है और रेड को कॉल कर उसके पैसे देने की बात भी करती है। जिसके बाद वो वहाँ से सीधे जब ट्रेन में बैठकर कहीं जा रही होती है तो सारी ट्रेन की लाइट अचानक से बंद हो जाती है और उसी ट्रेन में उसकी माँ की सोल और वो स्टोन बॉक्स भी आ जाता है, जिसमें से कोई बाहर निकल रहा होता है। लेकिन ये सब कुछ भी बस अंबर की ड्रीम है, जिसे बस वो रेस्टोरेंट में बैठकर देख रही थी। और फिर पुलिस के वहाँ पर आने से अंबर थोड़ा डर जाती है, लेकिन इसी बीच रेड भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे यही कहता है कि वो घर का सामान लाने के लिए यहाँ से कहीं बाहर गया था और पैसे उसने घर पर ही रख दिए है, इसलिए अंबर को भी उसके साथ घर पर ही जाना होगा, बाकी दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए अंबर उसकी बात मान जाती है और यहाँ पर रेड उसे ये भी बताता है कि उसका भाई भले बीमार हो और उसे मारता क्यों ना हो, लेकिन ऐसे वक्त में उसके भाई बैरिक को अपने छोटे भाई रेड की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बचपन में जब उनके पिता उन दोनों को मारते तो बैरिक ही अपने भाई को उनकी मार से बचाता। इसलिए अब बारी उसकी है अपने भाई की मदद करने की। जिसके बाद वो दोनों फिर से घर पर लौट आते हैं और रेड उससे कहता है कि उसके पैसे उसके कमरे में रखे हुए हैं, जिसे लेने के लिए वो वहाँ पर जैसी ही जाती है तो रेड वहाँ पर आकर उससे यही कहता है कि उसे कॉल कर उसे पैसे के लिए फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और अब बैरिक को भी उसकी जरूरत है, इसलिए अब वो इस घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकती, वरना अंजाम उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। जिस बात को सुनकर बैरिक वहाँ पर आता है और जबरदस्ती उसे दारू पिलाता है, जिसमें कुछ न कुछ तो मिला हुआ ही है। और उन दोनों के जाने के बाद एम्बर उस कमरे को लॉक कर देती है और आधी रात के बाद मारिया और पेट्रा भी वहाँ पर आ जाती है, जिन दोनों की सिचुएशन एम्बर की ही तरह है, यानी कि वो दोनों भी इस घर को छोड़कर भाग नहीं सकते और अगर वो तीनों साथ में रहेंगे तो वो तीनों मिलकर उन दोनों का मुकाबला कर सकते हैं या फिर सुबह तक सर्वाइव कर सकते हैं, ताकि बाद में वो किसी न किसी तरीके की मदद लेकर इस मुसीबत से बाहर निकल जाए। लेकिन अभी के लिए तो उन तीनों को साथ में ही रहना होगा। इसके अलावा उन्हें अब फिर से उस घर में किसी औरतों की चिल्लाने की आवाज आ रही है। साथ ही साथ वो तीनों अपने सपनों की बात भी शेयर करते हैं, जिन सपनों में वही स्टोन बॉक्स भी अपीयरेंस है जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद एम्बर इस कमरे में बाकी दूसरी उन सभी मरी हुई औरतों को देखती है जो उसके पहले इस घर में रहने के लिए आ चुकी है और जैसे ही वो अपनी नजर बेड की तरफ घुमाती है तो वहाँ पर मारिया और पेट्रा दोनों भी नहीं होती और फिर हमें पता चलता है कि उस दारू में उसे कुछ मिलाकर दिया गया था, जिस वजह
वजह से वो बस सपना ही देख रही थी। जिस सपने में उसकी माँ भी वहाँ पर आती है और उसे नींद से जगा देती है। जिसके बाद उसकी आँख खुलती है तो वो यही नोटिस करती है कि रेड और बेकर पेटा और मारिया को पकड़कर कहीं पर ले जा रहे हैं। जिसके बाद वो उनकी मदद करने के लिए जाती है, लेकिन बेकर वहाँ पर आकर सिचुएशन को संभाल लेता है। बट इसी बीच घर की डोर बेल बजती है। बेकर रेड को कहता है जाकर चेक करने के लिए। जिसके बाद रेड जैसे ही दरवाजा खोलता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर बेटो एम्बर की मदद करने के लिए आया है। लेकिन रेड उससे झूठ पर झूठ बोलता रहता है, जिस झूठ को बेटो काफी आसानी से पकड़ लेता है, क्योंकि दरवाजे की ही तरफ एम्बर ने अपना कोट उतारा था, जो कोट उसे बेटो ने दिया था। और ऊपर तीसरी मंजिल की तरफ खिड़की से एम्बर भी उसे देख रही थी, जो ग्लास वॉल को तोड़कर उसे आवाज लगाती है और मदद के लिए ऊपर आने के लिए कहती है। जिसके बाद बेटो रेड को धक्का देकर सीधे अंदर आ जाता है और सीधे 3rd फ्लोर पर जाकर जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला होता है तो बैरिक वहाँ पर आकर उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। जिसके बाद रेड वहाँ पर आकर बेकर से यही कहता है कि ये सब कुछ उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, और रिप्लाई में बेकर उसे यही कहता है कि अब टाइम प्रिपरेशन का है और उसे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम उसे एम्बर को प्रिपेयर करते हुए देखते हैं, लेकिन इसके पहले बेकर वहाँ पर आकर मारिया को उठाकर सीधे बेसमेंट की तरफ ले जाता है और अगला नंबर एम्बर का है यही बोलकर जाता है ताकि रेड उसे जल्दी से जल्दी रिचुअल के लिए प्रिपेयर करे। जिस रिचुअल में रेड उसके पूरे के पूरे शरीर पर राख लगाता है और उसके माथे पर खून। साथ ही साथ एम्बर उससे ये भी कह रही होती है कि उसे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने भाई के कहने पर, बल्कि वो दोनों यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन रेड उसे बाद में बताता है कि उसके भाई की तबीयत पहले इतनी ज्यादा बुरी थी जिससे वो और उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और इस चक्कर में उनके अच्छे खासे पैसे खर्च हो गए। लेकिन जब से बेकर इस घर में आया है और उसने अपने पिता को मारा है, वो भी तब जब उसके पिता ने इसी तरीके की रिचुअल में उसकी माँ का सेक्रीफाइस दे दिया था। तब से बेकर को वो स्टोन उसकी तरफ खींच रहा है और उसी के चलते बेकर ठीक भी हो रहा है और ये इलाज रेड को काफी ज्यादा ठीक लगता है, इसलिए वो अपने भाई की मदद करेगा एम्बर की बातों को इग्नोर कर। जिसके बाद बेकर वहाँ पर आता है और एम्बर को यही वार्निंग देता है कि वो जितना ज्यादा छटपटाएगी तकलीफ उसे उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि मारिया ने ऐसा किया और उसे काफी बड़ा जख्म दे दिया। जिसके बाद उसका जख्म काफी जल्दी हील भी हो जाता है और वो एम्बर को उठाकर सीधे अपने साथ उस बेसमेंट की तरफ ले जाता है, जिसे ले जाते हुए उस घर की सारी मरी हुई आत्माओं से घूरती रहती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। और फिर बेसमेंट में पहुंचने के बाद एम्बर की नजर सबसे पहले मारिया की लाश पर जाती है, जिसका सर ही गायब है। और अब उस जगह पर बेकर उसे लेटाकर जंजीरों से बांध देता है और मारिया की लाश को ले जाकर ठिकाने पर लगा देता है। और फिर थोड़ी ही देर में वो सामने रखे हुए स्टोन बॉक्स के ढक्कन को ओपन करता है और दरवाजे को बंद कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें उस बॉक्स के अंदर दिखाया जाता है, जो देखने में भले ही काफी छोटा लेकिन अंदर की तरफ काफी ज्यादा बड़ा है, जहाँ से किसी के आने की आहट हमें साफ साफ सुनाई देती है। इसी बीच वहाँ पर कई सारी बटरफ्लाई भी उड़ रही थी, जो मानो वहाँ से निकल रही चीज से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। जिसके बाद वहाँ पर उस रिचुअल को इंटरप्ट बीटो आकर करता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में भी एम्बर को वहाँ से छुड़ा लेता है और वो दोनों पीछे के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चीज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है, जहाँ से दूसरे कमरे में गए हुए एम्बर को मारिया और फेजा की लाश नजर आती है, जिन्हें देखकर वो थोड़ा डरती है। लेकिन बेटो की कहने पर वो हिम्मत दिखाकर उसके साथ वहाँ पर दरवाजों को तोड़कर सीधे वहाँ से बाहर निकल जाती है, जो कहीं और नहीं बल्कि वहाँ से सीधे अपनी माँ की गोद में पहुँच जाती है, यानी कि हॉस्पिटल में, जो चीज एम्बर को वहाँ पर थोड़ी अजीब लगती है। जिसके बाद हमें उस बॉक्स से निकलते हुए एक क्रिएचर कह लो या फिर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो दिखने में हमें हाफ फीमेल आधा क्रिएचर और पीछे से कैटरपिलर की तरह दिख रही है, जो आगे बढ़कर पास ही के रखे हुए 2 स्टोन पर अपने बड़े हाथों से खड़ी हो जाती है और अपने दूसरे फीमेल हाथों से वो उसकी गर्दन को पकड़ती है या फिर कह लो उसे दबाती है, ताकि वो उसे उठाकर उसके सर को अपने मुंह तक ले आए। यानी कि ये क्रिएचर एक सोल सकर है, जो इंसानों की आत्मा को खुद के अंदर ले लेती है, वो भी काफी अजीब तरीके से। लेकिन एम्बर के साथ ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके सपने में उसकी माँ उसे बार बार यहाँ पर रुकने के लिए कहती है, जो चीज एम्बर के लिए काफी ज्यादा अजीब है, और ये सपना भी। जिसके बाद एम्बर अपना डिसीजन लेते हुए अपनी माँ को वहीं पर रखी हुई पिलो से दबाकर मार देती है और सीधे अपने सपने से बाहर निकल जाती है, जिससे डर कर वो क्रिएचर वापस से उसी स्टोन बॉक्स के अंदर चली गई है और एम्बर आजाद हो गई है, जो वहाँ से सीधे उठकर उस स्टोन बॉक्स को खोलती है और उसके अंदर उसे किसी छोटी बच्ची का स्कल नजर आता है, जो पता नहीं कई 100 साल पहले वहीं पर रख दिया गया होगा। जिसके बाद एम्बर वहाँ से सीधे घर से बाहर ही जाने वाली होती है कि यह एहसास बेकर को हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, और वो अपने भाई को दरवाजा खोलकर वो चीज चेक करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग ये भी है कि बेका पूरी तरीके से उस क्रिएचर के साथ कनेक्ट हो गया है। दूसरी तरफ एम्बर रेड के ड्राइंग रूम में जाकर एस्टर के पुराने हथियार को निकाल लेती है, जिससे वो उन दोनों भाइयों की हालत बुरी करने वाली है, क्योंकि जैसे ही रेड दरवाजा खोलता है तो वो उस हथियार से रेड पर हमला कर देती है और उसे जख्मी करती है। जिसके बाद वो अगला हमला बेकर पे करती है, जिसका मौका देखकर पेटा खुद को छुड़ाना शुरू कर देती है और इसी फाइट के दौरान बेकर एम्बर की नी को तोड़ देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। और दूसरी तरफ उसकी मदद करने के लिए पेटा आती है, जिसे पकड़ने के चक्कर में बेकर उसे सीधे उठाकर 3rd फ्लोर से नीचे फेंक देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर मौका देखकर एम्बर वहाँ पर हथियार को उठाने की कोशिश करती
करती है, लेकिन बैकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन इसी बीच उसके हाथ उस हथियार का टुकड़ा लग जाता है जो तब गिरा था जब उसने रेड पर हमला किया था, और इसी की मदद से वो रेड के गले को काट देती है तब जब वो उसका गला दबा रहा होता है। और देखते ही देखते बैकर भी अपना दम तोड़ने लगता है, जिसे पूरी तरीके से खत्म एम्बर उसी एस्टेक के हथियार को उठाकर करती है, जिससे वो बार बार उसके सर पर वार करना शुरू कर देती है, जिससे बैकर का पूरा सर ही फूट जाता है और एम्बर आजाद हो जाती है इस जगह से भागने के लिए, जहाँ वो अपने कजिन बेटो की लाश को भी देखती है जो उसे बचाने बस सिर्फ सपने में ही आया था, जबकि असल में वो मर गया था। और इसी बीच एम्बर की नजर बचे हुए रेड पर भी जाती है, जिसे रिचुअल के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर कर एम्बर उसी बेसमेंट की जगह पर लाकर रख देती है जहाँ पहले एम्बर लेटी हुई थी, जिसके बाद वो क्रिएचर बाहर निकलकर रेड के सर को खा लेती है, जो चीज एम्बर अपनी आंखों से देखकर वहाँ से सीधे बाहर निकल जाती है, क्योंकि बाहर अब सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन फिलहाल तो एम्बर का पैर नहीं, जिस पूरे घर के बेसमेंट के बाहर कई सारी बटरफ्लाइज है, और वो क्रिएचर रेड के सर को जैसे ही धड़ से अलग करती है तो उसके कुछ ही सेकंड्स बाद वो उसकी सोल को बटरफ्लाई में भी कन्वर्ट कर देती है, जो वहाँ से उड़कर बाकी दूसरी बटरफ्लाइज के साथ मिल जाता है, और उसकी आत्मा इस घर में कैद हो जाती है, जिसे एम्बर इस घर से बाहर निकलते वक्त अपनी आंखों से देखती है। जिसके बाद वो उसे इग्नोर कर जैसे ही घर का दरवाजा खोलकर बाहर जाने वाली होती है तो वो महसूस करती है कि उसके सारे के सारे जख्म ठीक हो गए हैं, यहाँ तक कि उसका टूटा हुआ पैर भी, और वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर महसूस कर रही है, जो चीज उसके लिए काफी ज्यादा अजीब है और बहुत ही ज्यादा अच्छी भी, जो एक तरीके से उसे दी गई ब्लेसिंग है, क्योंकि उसने उस क्रिएचर को खाना खिलाया है जो बदले में लोगों की बीमारी और उनके जख्मों को ठीक करती है। जिसके बाद हमें एम्बर की आंखों का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है, जिसके स्क्रीन पर हम नसों को भी चलते हुए देखते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसी नसें बैरेक की शक्ल पर भी दिख रही थी। यानी कि अब यहाँ पर एम्बर ने किसी न किसी तरीके का कनेक्शन उस क्रिएचर से बना लिया है, जो अपना पेट भरकर फिर से स्टोन बॉक्स में चली गई है। और यहीं पर इतनी ही डिटेल्स के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है, जिसके आगे क्या हुआ क्या नहीं उसका फिलहाल तो किसी भी नहीं पता। यानी कि ये फिल्म एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर खत्म हुई है, जिसके बाद जिम्मेदारी हमारी होती है अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाने की, कि आगे क्या कुछ हुआ था और फिल्म में जो जो डिटेल्स दिखाई गई थी उनका मतलब क्या था। तो चलिए अब उन टेंशन को दूर करते हुए सीधे आते हैं फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन पर, क्या असल में इस फिल्म के एंड में हुआ क्या और वो क्रिएचर थी कौन। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अब अम्बर के कैरेक्टर की, जिसे लेकर मेरी दो थियरी है, जिनमें से एक थियरी आपको पसंद नहीं आएगी, खास करके अम्बर के पास से रिलेटेड, जिस पास में हमें अम्बर और उसकी माँ के बीच का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था। लेकिन कहीं न कहीं अम्बर को अपनी माँ की मौत का पछतावा भी था, जो मुझे इसी पॉइंट पर ले आता है कि शायद उसकी माँ को अपने हाथों से अम्बर ने ही मारा था, बाकी और किसी ने नहीं। जिस सीन की ग्लिम्स हम अम्बर की ड्रीम में बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, और शायद यही वो रीजन होगा जिसके चलते वो क्रिएचर अम्बर को खाने में पूरी तरीके से नाकाम रही। और अम्बर के पछतावे की बात करें तो अम्बर को ये पछतावा अपनी माँ की मौत के बाद तब हुआ था जब उसे फोन पर अपनी माँ का मैसेज मिला, जो अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उन्हें अपनी बेटी से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, जिन उम्मीदों को अम्बर अपने हाथों से तोड़ देती है अपनी माँ को मारकर, क्योंकि अम्बर अपनी माँ के इलाज के खर्चों को नहीं उठा पा रही थी, जिस चक्कर में उसकी पढ़ाई और उसका फ्यूचर पूरी तरीके से खत्म हो गया। और इसी का गुस्सा अम्बर ने अपनी माँ को मार कर निकाला। फिर क्या, उसकी माँ की मौत के बाद अम्बर पर ही पुलिस शक करेगी, जिनकी मौत से बचने के लिए अम्बर सीधे मैक्सिको से अमेरिका आ गई, जहाँ आकर वो पहले से भी और बुरी जिंदगी जी रही थी। और फिर क्या, बाकी बची कुची कसर उसकी फ्रेंड और रेड ने पूरी कर दी। यानी अम्बर ने जैसा किया उसे वैसा ही मिला। लेकिन कहीं ना कहीं अम्बर की माँ की सोल उसे हर वक्त प्रोटेक्ट कर रही थी, और एंड के उस सीन में जब क्रिएचर उसे खा रही थी उस टाइम पर भी शायद हो सकता है कि अम्बर की माँ की सोल ने ही उस क्रिएचर से डील की होगी, जिस डील के बदले में उस क्रिएचर को अम्बर की माँ की सोल मिली और अम्बर को आजादी। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है अम्बर के कैरेक्टर को लेकर। और बाकी कम पॉसिबिलिटी की बात करें तो अम्बर की माँ की मौत के सदमे और आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी होने की वजह से अम्बर उस शहर को छोड़कर अपने बड़े सपने लेकर अमेरिका आ गई थी, जहाँ पर उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अगर इसकी नॉवेल की बात करें तो नॉवेल में ऐसी ही सिमिलर स्टोरी सीरीज की लीड स्टेफनी बूथ की है, जिसके पिता उससे प्यार नहीं करते उसकी माँ के मरने के बाद, और उन्होंने अपनी बेटी का ध्यान भी नहीं रखा, जिसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए दूसरी शादी कर ली। और सौतेली माँ अपनी बेटी को अच्छी तरीके से बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर रही थी, खास करके उसके पिता के मरने के बाद, जिसके बाद उसने मौका देखते के साथ में ही स्टेफनी को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद स्टेफनी का कैरेक्टर दर दर ठोकर खाने लगा। बट कैरेक्टर नॉवेल में इमिग्रेंट्स नहीं बल्कि इंग्लैंड की ही रहने वाली थी। इसके अलावा उसका रेयान नाम का बॉयफ्रेंड भी था, जिसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। बाद में इस रिलेशनशिप की ज्यादा डिटेल हमारे सामने बिल्कुल भी रिवील नहीं की गई है नॉवेल में। और इन सभी पास से पीछा छुड़ाते हुए नॉवेल में स्टेफनी सबसे बड़ा कदम लेती है इंग्लैंड से सीधे ब्रैमिंघम जाकर, जहाँ उसकी लाइफ और भी ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक इस फिल्म की स्टोरी की तरह वो एक ऐसे हंटेड प्लेस पर चली जाती है, यानी कि घर पर, वो भी कम रेट के चक्कर में, जो घर नॉवेल में मैक्वेरी नाम का बंदा चलाता है, वो भी अपने कजन पैगल के साथ मिलकर, जो बाकी प्रॉब्लम में उसकी मदद करता है, क्योंकि ये दोनों भाई इस घर में प्रोस्टिट्यूशन के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी बिजनेस करते हैं। इस बात को काफी ज्यादा ध्यान में रखकर कि इस घर के साथ में पिछली यादें काफी ज्यादा बुरी है। यानी कि नॉवेल के पहले पार्ट में, यानी कि फर्स्ट हाफ में हॉरर इन्हीं कैरेक्टर्स के बीच में है, और बीच बीच में हमें
कुछ सुपरनैचुरल चीजें दिखाई जाती है, जिस कहानी को तो इस फिल्म में एक्सप्लेन किया ही गया है। इसलिए सीधे इसके एंड पर आते हैं, जहाँ पर नॉवेल में स्टेफनी वैसी ही सिचुएशन से बचकर बाहर निकलती है, यानी कि दोनों भाइयों को मारकर, जिसके बाद नॉवेल वहाँ से सीधे 3 साल का टाइम जम लेती है, जिस टाइमलाइन में स्टेफनी अंबर की तरह अब बुरी सिचुएशन में नहीं बल्कि काफी अच्छे खासे पैसे वाली है, जिसने ज्यादातर तो पैसे अपनी उसी कहानी को लिखकर बनाए हैं, जिस पर ये पूरी की पूरी कहानी यानी कि फिल्म फोकस करती है। यानी कि उसने ये कहानी लोगों को सुनाई, जिसके बाद उसकी बुक बनी और वो लोगों के बीच फेमस हो गई। लेकिन इसी के चलते उसका पास्ट भी है, यानी कि फिल्म के एंड की वो डेविल के साथ में की गई डील, जिसे हम एक हिसाब से गॉडेस भी कह सकते हैं, एज़टेक की, जिसके थोड़े थोड़े हिंट्स हमें फिल्म के स्टार्ट के पुराने टेप्स में दिखाए जाते हैं। यानी कि ईयर 1963 के दौरान, जिस दौरान ये सारी की सारी जिम्मेदारी प्रोफेसर आर्थर और उनकी वाइफ मैरी पर थी, जो पुरानी एज़टेक की हिस्ट्री से रिलेटेड चीजों को अपने इसी क्रीपी घर में लाकर जमा करते। और फिर क्या, प्रोफेसर आर्थर का कनेक्शन उस स्टोन बॉक्स से इतना ज्यादा बन गया कि उन्होंने इसी के चक्कर में, यानी कि खुद की उम्र बढ़ाने के चक्कर में, अपनी वाइफ तक की जान ले ली, जिसमें पहले से लोगों को मारने का यानी कि औरतों को मारने का काम आर्थर की वाइफ करती। और ये सब कुछ होता हुआ रेड और बैरक अपनी आंखों से देखते। और जब भी रेड को मार पड़ती तो बीच में बचाव करने के लिए उसका भाई आगे आ जाता, जिसे अपने पिता से इतनी ज्यादा मार मिलती कि उसकी मानसिक हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई। लेकिन अपने पिता को मारने के बाद, वो भी तब जब उसके पिता ने सैक्रिफाइस के चक्कर में अपनी ही वाइफ की बलि उस क्रिएचर को दे दी, यानी कि गॉडेस को। और फिर जो सिचुएशन फिल्म के एंड में हमने रेड के साथ होते हुए देखी, वैसी ही सिचुएशन में बैरिक का कैरेक्टर भी फंसा था अपने पिता को मारकर, जिसके बाद उसका कनेक्शन उस गॉडेस से बना था। और तब से लेकर अब तक हीलिंग के चक्कर में उसने कई सारे सैक्रिफाइस कर दिए, जिसमें उसका भाई रेड भी उसका साथ देता रहा। लेकिन एम्बर के आने से चीजें बदल गई, क्योंकि एम्बर के सर पर उसकी माँ की सोल का हाथ था, जिसने खुद की सोल की डील उस गॉडेस के साथ कर ली और अपनी बेटी को आजाद कर दिया। लेकिन फिल्म के एंड में जो सिचुएशन हमारे सामने रखी गई है, उससे तो ये बात क्लियर होती है कि अब उस घर में औरतों को लाकर मारने की जिम्मेदारी एम्बर के कंधे पर है, जिससे यहाँ से जीने की उम्मीद बहुत ही अलग तरीके से मिल गई है। और वो अब इसे ही फॉलो कर यानी कि खुद की सेहत को और भी अच्छा कर उस गॉडेस की मदद सोल प्रोवाइड कर करती रहेगी। और अब आ जाते हैं उस गॉडेस पर, जिसका मैक्सिकन नाम पापा लॉर्ड्स है, जिसे बाकी दूसरे नामों से भी जाना जाता है, खास करके ऑब्सिडियन बटरफ्लाई और क्लॉड बटरफ्लाई के नाम से। जो उसे क्यों बुलाया जाता है, उसका अंदाजा तो आपको स्क्रीन पर देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, क्योंकि उसका शेप ही कुछ वैसा है। लेकिन फिल्म में इस क्रिएचर को बिल्कुल ही अलग बनाया गया था, यानी इस ड्राइंग से तो बहुत ही ज्यादा अलग और काफी ज्यादा डरावनी, जिसे देखकर ऐसा ही लगता है कि वो वर्जन उस गॉडेस का तब का है जिसमें वो अब तक पूरी तरीके से बटरफ्लाई और क्लॉ के लेग के साथ में पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हुई है। यानी कि जितनी ज्यादा उसे सोल मिलेगी, वो खुद को अपग्रेड करती चली जाएगी। क्योंकि इस गॉडेस की हिस्ट्री की बात करें तो ऑब्सिडियन बटरफ्लाई की डेथ बचपन में ही हो गई थी, इसलिए उस बॉक्स के अंदर, जो कि असल में उसका कॉफिन था, उस जगह से निकालने के बाद उसका कनेक्शन अभी भी उसी एज़टेक की यानी कि मैक्सिको की जगह से है, जहाँ से वो सीधे हमारी दुनिया की टाइमलाइन में आ जाती है। और सैक्रिफाइस के तौर पर उसे एज़टेक के टाइम के पीरियड में बच्चे और औरतें ही दी जाती, जिसकी गारंटी उनकी आत्मा को लेकर फ्रेश सोल में कन्वर्ट करने की थी, जो कि बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं और मारने से भी बिल्कुल नहीं मरते। यानी देखा जाए तो ऑब्सिडियन खुद की आर्मी जमा कर रही है सोल्स को लेकर, जो बिना उसके इशारों के कहीं पर भी जा नहीं सकते। और फिर से एज़टेक के टाइम की हिस्ट्री की बात करें तो वो टाइम पीरियड इतना ज्यादा बुरा था कि एज़टेक के लोग रोज किसी न किसी लोगों की कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अगला सूरज देखने के लिए करते थे। जी हाँ, जिसकी डिटेल तो हमें एपोकलिप्स फिल्म में मिली थी। तो वही एज़टेक की हिस्ट्री है, अंधभक्त और अंधविश्वासों से भरी हुई, क्योंकि पहले के लोग ऐसे ही थे। तो आई थिंक अब इतनी डिटेल आपके लिए काफी रहेगी इस फिल्म की कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के लिए, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।